नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी खबरें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस न्यूज़पेपर्स से हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पिक करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कैसे हमें रीड करना है बिजनेस न्यूज़पेपर्स को, क्या कॉज है किसी इवेंट का और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे पॉकेट्स पर, हमारे फाइनेंसेस पर। तो अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद है हर रोज़ आप देख सकते हैं इस चैनल पर और इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, अगर आप ऐसे वीडियोस रोज़ देखना चाहते हैं तो। शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के, मेरे व्यूअर्स में से, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब वो बन चुके हैं दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टील मेकर के शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसे ओन करते हैं कौन? सज्जन जिंदल जी। वो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर बन चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इनकी वैल्यू है इस वक्त, वो है 30.31 बिलियन डॉलर्स ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार। और जो माइलस्टोन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडियन मेजर ने आउटपेस किया है, पीछे छोड़ दिया है इंडस्ट्री के बड़े बड़े टाइटन्स को, जैसे लक्ष्मी नारायण मित्तल उन आसलर मित्तल, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मेकर रहा है एट 27.14 बिलियन डॉलर्स। न्यूकॉर कॉर्पोरेशन यूएस का जो है 29.4 बिलियन डॉलर्स का। तो जेएसडब्ल्यू स्टील लीड करता है मार्केट कैप में। आर्सेलर मित्तल रिमेन करता है अप्रिशिएबली अहेड इन रेवेन्यू। मतलब आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो है रेवेन्यू में काफी आगे है अभी इस वक्त जेएसडब्ल्यू ग्रुप से। इनके रेवेन्यू है 62.4 बिलियन डॉलर्स पिछले 12 महीनों में, जबकि जेएसडब्ल्यू का जो रेवेन्यू है वो है 21.1 बिलियन डॉलर्स। 3 गुना ज्यादा वो रेवेन्यू ड्रॉ करता है, लेकिन वैल्यूएशन मैट्रिक्स में जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। जेएसडब्ल्यू की जो वैल्यू है, जितना वो कमाता है उससे 28.5 गुना है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हम लोग बोलते हैं कि आप 10 रुपए कमाते हो और आपकी वैल्यू 300 रुपए है, तो ये हो गया पीई। तो वैसे ही अगर आप देखोगे आर्सलर जो है उसकी पीई है इस वक्त कितना? 20.3x। तो कहीं ना कहीं काफी एटलीस्ट आप देख सकते हो कि 30% ज्यादा, 30 से ज्यादा, 33-35% ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील एज कम्पेयर टू आर्सलर मित्तल। 1907 में फाउंड किया गया था टाटा स्टील, जो सब्सिडरी है टाटा सन्स का, वो भी 5th रैंक पर आता है। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हो टाटा स्टील के बारे में जानने में, 23 बिलियन डॉलर्स की इसकी वैल्यूएशन है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो शिफ्ट आया है रैंकिंग में, ये बताता है कि किस तरीके से डायनामिक्स बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के, और इंडियन प्रोड्यूसर्स अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं दुनिया भर में। तो मार्केट कैप के अनुसार जेएसडब्ल्यू नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, फिर आता है न्यूकॉर्प यूएस, आर्सेलर मित्तल लक्समबर्ग, निप्पॉन स्टील जापान, और फिर आता है हमारा टाटा स्टील। और इसके बाद फिर जितनी कंपनीज है वो यूरोपियन, चाइनीज या यूएस ही है। एक पॉस्को होल्डिंग्स है जो है साउथ कोरियन कंपनी। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया में कट ड्यूटी ऑन 55% ऑफ इट्स यूएस इंपोर्ट। यूएस से आने वाली 55% चीजें, और सॉरी हाँ, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें आती है उसमें से 55% जो चीजें हैं उसमें हमें देखने को मिल सकता है एक इंपोर्ट ड्यूटी कट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप इस समय देखते हो, अगर आप कोई ऐसा सामान लेना चाहते हो ना जो यूएस से इंपोर्ट होता है, तो थोड़ा सा और वेट कर लो। क्या पता इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में वो सामान काफी सस्ता हो जाए आप सबके लिए। हो सकता है आधे रेट तक का भी डिफरेंस आ जाए, 50% का भी डिफरेंस आ जाए, यू नेवर नो। मतलब इतना डिफरेंस कई कई जगहों पर है, इतना ज्यादा टैक्स भी हम लोग करते हैं कुछ यूएस के प्रोडक्ट्स पे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो इंडिया क्या करने वाला है? अपने टैरिफ मतलब टैक्स कट करने वाला है वो सारे आइटम्स पे, करीब हाफ ऑफ आइटम्स पे जो अमेरिका से इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इनकी वैल्यू है करीब 23 बिलियन डॉलर। तो सबसे पहला फेज तो ये रहने वाला है हमारे ट्रेड डील का। तो मैं भी वेट कर रहा हूं, जैसे मेरा मन था इस टाइम पे एक टेलीस्कोप लेने का, बट यूएस से सेलेस्ट्रॉन्स के टेलीस्कोप आते हैं, तो मैं वेट करूंगा कि क्या पता कुछ अगर बड़ा डिफरेंस पड़ जाए तो काफी मैं, लेट्स से आप बेटर इक्विपमेंट्स बाय कर पाओगे उसी एस्पेक्ट में। तो ये भी स्टडी करना होगा कि इस पे टैक्सेस है कितने जो आप प्रोडक्ट्स लेने चाह रहे हो। तो आप अपनी हॉबी से ही काफी कुछ सीख सकते हो इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में, टैरिफ्स के बारे में, और काफी चीजें समझ सकते हो दुनिया में क्या चीजें चल रही है और किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है। तो ये सबसे बड़ा कट हो सकता है अगर आप देखेंगे सालों में, दशकों में मैं कहूंगा। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल वर्ल्ड वाइड टैरिफ अनाउंस किया है कि जो हम पे जितना टैक्स लगाएगा हम भी उन पे इतना टैक्स लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके इसको थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे प्रिएम्प्टिवली
टैकल करने के लिए इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स कट्स कर रहा है यूएस के गुड्स पे। तो इंडिया ओपन है इस टाइम पे 55% गुड्स पे टैरिफ को कम करने के लिए, ठीक है? एंड आगे भी वो आगे डिस्कशंस के लिए तैयार है अगर यूएस यहाँ पे रेडी है ओवरऑल डिस्कशंस के लिए तो इंडिया काफ़ी मैं बोलूँगा चालाकी से यहाँ पे चल रहा है, रिटेलिएट नहीं कर रहा जैसे बाकी कंट्रीज़ रिटेलिएशन के बारे में सोच रही है। तो इंडिया यहाँ पर भी एक अपना अलग ही स्टैंस लेके चल रहा है। यूरोप क्या कर रहा है? कह रहा है कि हम आप पे और रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देंगे। चाइना भी लगा चुका है कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ्स मेरे ख्याल से, लेकिन पता नहीं एग्ज़ीक्यूट किया है नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं। लेकिन इंडिया अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ पे गेम खेल रहा है, इंडिपेंडेंटली वो देख रहा है कि उसे किस तरीके से यहाँ पे नेविगेट करना है। तो ये जो कैटेगरी ऑफ गुड्स है जो जहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सब्सटैंशियली टैरिफ्स को कम करने के लिए तैयार है या फिर स्क्रैप भी करने को तैयार है। कुछ टैरिफ्स तो बिल्कुल मतलब कह रहा है हम खत्म ही कर देंगे, छोड़ो हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे टैक्स। तो इनकी वैल्यू करीब $23 बिलियन है। तो ओवरऑल जो ट्रेड वेटेज एवरेज टैरिफ है वो अबाउट 2.2% है, जो डेटा लिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, वो ये दिखाता है। जहाँ पे कंपेयर करेंगे इंडिया से तो वो है 12%। तो ऑन एन एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स 2.2% का टैरिफ लगाता है, जहाँ पे इंडिया लगाता है कितना 12%। एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड डेफिसिट भी है, वो भी बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है हमारा। अगर आप देखोगे तो हम लोग 45.6 बिलियन सरप्लस में है। हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं $45 बिलियन का। तो कहीं ना कहीं ये चीज यूएस को पसंद नहीं आती, जैसे इंडिया को भी पसंद नहीं आता कि चाइना से हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट क्यों। और हम लोग कई बार चाइना के पीछे पड़ चुके हैं कह के कि आप जो है हमसे और चीजें इंपोर्ट करो, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स चाइना भी खाली कुछ नहीं कर सकता, हमें भी थोड़ी कॉम्पिटिटिव चीजें बनानी होगी, क्योंकि चाइना में एक्सपोर्ट करना इज समथिंग, जैसे पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट हब वो है, राइट? एक्सपोर्ट वो करता है पूरी दुनिया को। तो यहाँ पे इजी नहीं रहने वाला है, सिर्फ टैरिफ से काम नहीं चलने वाला ऑफ कोर्स। तो इंडिया कंसिडर कर रहा है एक बड़ा रिफॉर्म, ठीक है? लो बैरियर्स होंगे, लेकिन ये डिस्कशंस अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है और हो सकता है कि अभी इस साल ही डिसाइड ना हो, ये भी हो सकता है, राइट? तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि इंडिया मतलब टैरिफ कम करेगा तो कब से ये एप्लीकेबल होगा, एंड यूएस अगर यहाँ पे कुछ रिलीफ ऑफर करेगा इंडिया के लिए तो वो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी तो यहाँ पे जरूर है। यूबीएस ने अपग्रेड किया है सिमेंट स्टॉक्स को ऑन डिमांड होप्स। यूबीएस, आपने स्विस बैंक्स के नाम सुने हैं काफी सारे, राइट? तो यूबीएस वन ऑफ द स्विस बैंक्स है, स्विट्जरलैंड का बैंक है। और यूबीएस ग्लोबल रिसर्च ने अपग्रेड किया है हमारे इंडिया की सीमेंट स्टॉक्स को। तो काफी सारे लोग सीमेंट स्टॉक्स भी होल्ड करते होंगे, ठीक है? और इन्होंने बाय रेटिंग दिया है सीमेंट पर और कहा है कि जो रिस्क फैक्टर है ना, मतलब जो भी रिस्क था इस सेक्टर में, ऑलरेडी अब हम फैक्टर इन कर चुके हैं उस रिस्क को, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो हमें नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई बहुत बड़ा रिस्क है, और अपसाइड की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। अब जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट को इन्होंने अपग्रेड करके कहा है कि 13,000 जा सकता है। दालमिया भारत का इन्होंने 2100 का टारगेट दिया, अंबुजा सीमेंट का 620 का। और बाय रेटिंग दिया है काफी सारे हमारे सीमेंट स्टॉक्स पे। एसीसी पे इन्होंने 2250 का टारगेट दिया है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाए। ऐसा नहीं कि इसने ये बोला है तो आप बाय कर लें। ऐसे ब्रोकरेजेस बोलते हैं 100 बार, और कई बार 100 के 100 भी गलत हो जाते हैं अगर मार्केट वहां से पलट जाए तो, राइट? तो आपको ऐसे नहीं लेना है कि ये भगवान है जिन्होंने ये बोला है, लेकिन आप लॉजिक को खाली देखिए। तो एनालिस्ट का कहना है कि यहाँ पे नेगेटिव व्यू था इस सेक्टर को लेकर के जुलाई 2023 से, क्योंकि एक तो डिमांड कम हो रहा था। जितने भी सीमेंट है हमारे, सीमेंट प्रोडक्शन है यहाँ पे, आप देखिए प्रोडक्शन सही था लेकिन डिमांड ओवरऑल इंडिया में कम था सीमेंट का। एंड अब यहाँ पे ओवरऑल जो डिमांड वगैरह का साइकिल भी है, नहीं आगे लग रहा है कि पॉजिटिव हो सकता है। सीमेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बढ़े हैं फॉलोइंग द रेट अपग्रेड, यूबीएस से जो रेट अपग्रेड आया है उस पे। एंड अल्ट्राटेक क्लाइम किया है कितना 3.71% टू 11,461 पर शेयर। लेकिन इन्होंने ऑफ कोर्स ये इंट्राडे गेन्स की तो हम बात करेंगे नहीं। सीमेंट स्टॉक्स काफी मतलब एक्साइटेड हो गए लोग और सीमेंट स्टॉक्स बाय करने लग गए। तो आप देखा होगा कि कल ही काफी ऊपर चला गया था। तो यूबीएस स्ट्रॉन्ग सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहा है 18 से 43% का ईबीआईडी के टर्म्स में। अगर आप देखोगे ओवर 2024-25 से 2026-27 तक इन सारी कंपनीज के लिए, तो इनका प्रॉफिट का जो एस्टिमेट है काफी ज्यादा है इन कंपनीज के हिसाब से। तो वी हैव टू सी कि क्या रहता है सेवन स्टॉक्स में। एंड यहाँ पे डिमांड हाउसिंग अप साइकिल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाउसिंग डिमांड बढ़िया रहने वाला है। गवर्नमेंट पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है इसमें। इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, मतलब कॉस्ट भी कम होंगे। प्राइजेस यहाँ से सीमेंट के बढ़ने शुरू होंगे, इनका ये कहना है। तो यहाँ पे सेक्टर जो है अल्ट्राटेक और अंबुजा, ये दो की कैटलिस्ट रहने वाले हैं इस रेटिंग अपग्रेड के लिए। की कैटलिस्ट है मतलब सबसे मेन कंपनीज है। फियर क्या है? एक तो अंबुजा सीमेंट का एग्रेसिव ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है तो कम हुआ है, तो इसके चलते पहले लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ा
ओवर सप्लाई ना क्रिएट हो जाए मार्केट में, तो सीमेंट के दाम बहुत गिर जाएँगे, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं इनके लिए, और कुछ भी रिस्क जो था ना, ऐसा लग नहीं रहा कि वो रिस्क जो है सॉलिडिफाई हुआ, कोई बड़ा रिस्क नज़र ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये रीज़न दिया है यूबीएस ने इन शेयर्स में अपग्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करता हूँ मैं अगले आर्टिकल की, और ये है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी में मेरे ख्याल से बहुत लोगों का इंटरेस्ट होगा। आप सबने भी अपने पोर्टफोलियोज़ में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स तो रखे ही होंगे। कोई चांस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स ना रखे हों। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो जनरेशन है इंडिया में, कैपेसिटी है, लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है यहाँ पे। एंड जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, अगर आप हाइड्रो हटा दो, हाइड्रो पावर को, हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो वो अब हो चुकी है कितनी? 12% हो चुकी है, 12.1%। 2024 में पहले कितना था ये? एफवाई 15 में था 6%। तो हम डबल कर चुके हैं पिछले ऑलमोस्ट 9 से 10 सालों में। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लार्जेस्ट कंज्यूमर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है कौन? जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, अकाउंटिंग फॉर 42% ऑफ टोटल कंजम्पशन, मतलब 42% कंजम्पशन अकेले इंडस्ट्रीज कर जाता है, फॉलोड बाय डोमेस्टिक सेक्टर करता है 24%, एग्रीकल्चर करता है 17%, और कमर्शियल सेक्टर करते हैं 8%। ओवरऑल पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी जो एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, वो 25% बढ़ गया है, ठीक है? एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इस साल ही और ज्यादा बढ़ना है, जिस हिसाब से गर्मी एक्सट्रीम हो रही है, सर्दी एक्सट्रीम हो रही है, तो एसी हीटर्स की यूसेज काफी ज्यादा हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे पर कैपिटा एनर्जी यूसेज तो बढ़ना ही है। कोल बैकबोन है हमारे इंडिया के एनर्जी सप्लाई का। यहाँ पे 79% जो टोटल एनर्जी सप्लाई की जाती है वो कोल से प्रोड्यूस होती है इंडिया में। तो जितनी ईवीज भी हम लोग चार्ज कर रहे हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 80% इलेक्ट्रिसिटी वो कोयले से ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको भी सॉर्ट करना होगा, कहीं ना कहीं सॉल्व करना होगा हमें इसे, कि हम रेन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। थोड़ा टाइम भी लगेगा, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी चाहिए। जिस हिसाब से कोल हम यूज कर रहे हैं पिछले कई 100 सालों से, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बहुत सस्ता भी है ये, तो वैसे रिन्यूएबल एनर्जी में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना कम कॉस्ट करने में हमें समय लगेगा। तो वी हैव टू वेट पेशेंटली, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी इनोवेशन में। देयर इज नो अदर, मैं कहूँगा ऑल्टरनेटिव। इन्वेस्टमेंट्स की काफ़ी ज़रूरत होगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, अगर हम भी इसे कोल की तरह फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं और लो कॉस्ट बनाना चाहते हैं और यूबिक्विटस बनाना चाहते हैं तो। ऑयल प्राइसेस यहाँ पे हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जब से रशिया और यूक्रेन ने ब्लैक सी ट्रूस साइन किया है। तो ऑयल प्राइसेस ठंडक नज़र आई। यूक्रेन प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की, इन्होंने एग्री किया कि रशिया के साथ ये ट्रूस साइन करेंगे ब्लैक सी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करते हुए। ऑल्दो क्रूड लॉसेस जो है वो लिमिटेड है बाय प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई टाइटनिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स मतलब क्या हो गए? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं ब्रेंट क्रूड के। ये हमें तुरंत से नीचे जाते हुए नज़र आए। तो जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ आता है ना, तो उसी दिन आपको देखेंगे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने और घटने लगते हैं। ठीक है? उसी दिन कुछ असर नहीं पड़ जाएगा, लेकिन हमेशा ये फ्यूचर को लेकर के आज प्राइस चेंज होता है। जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर के फैक्टर्स को आज प्राइस इन किया जाता है। तो अगर फ्यूचर में डिमांड अच्छी है ना, तो आज ही दाम बढ़ जाएगा। और फ्यूचर में अगर डिमांड घटने वाला है, बढ़िया कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो आज ही वो चीज़ें आपको क्रैश होते हुए नज़र आने लग जाएँगी। कोई वेट ही नहीं करेगा कि जब ये हो हम तब करेंगे, राइट? तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ क्योंकि यूएस कह रहा है कि भाई आप वेनेज़ुएलन ऑयल जो है वो अगर बाय कर रहे हो, तो हम आप पे टैरिफ लगाएँगे, टैक्स लगाएँगे। तो इससे ऑयल प्राइस में थोड़ी-सी तेज़ी हमें नज़र आई थी, क्योंकि एक वेनेज़ुएला का जो ऑयल है, मैं कहूँगा वो सप्लाई से अगर हट जाता है, तो कहीं न कहीं थोड़ी शॉर्टेज हो जाएगी सप्लाई की ग्लोबल प्रोडक्शन में। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो ट्रूस है वो इफेक्टिव है इमीडिएटली ट्यूसडे से। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीज़ फायर हो चुका है रशिया यूक्रेन के बीच में, और इससे सैंक्शंस कम हो सकते हैं रशियन ऑयल पर। तो पूरी दुनिया में जो रशियन ऑयल का सप्लाई हमें कहीं न कहीं कम होता हुआ नज़र आया है, वो वापस से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यूएस ने सेपरेट एग्रीमेंट्स किए हैं ट्यूसडे को यूक्रेन के साथ एंड रशिया के साथ, कि इंश्योर करें सेफ नेविगेशन ब्लैक सी में, ताकि ब्लैक सी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई डर नहीं रहना चाहिए लोगों के बीच में, स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ से हम एनर्जी की सप्लाई की जाती है। और यहाँ पे कोई भी अटैक करना कंप्लीटली बैंड है। आप अटैक्स किसी भी टाइप के नहीं कर सकते हैं एक-दूसरे की एनर्जी फैसिलिटीज़ पर। तो इससे ऑयल प्राइस में ठंडक आएगी, और इंडिया में कई काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं। मैं बता रहा हूँ, आप जिस रूम में बैठे होंगे इसके सारे पेंट में ऑयल का प्रोडक्शन यूज़ होता है। हमारे सारे टेक्सटाइल में जो कपड़े बनते हैं, हम जो पहने हुए हैं, इसमें ऑयल का यूज़ होता है। हर चीज़ अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं वहाँ पे हम लोग पेट्रोकेमिकल्स का तो यूज़ करते ही करते हैं। तो
काफ़ी फ़र्क पड़ता है ओवरऑल कॉस्ट पे हमारी चीज़ों की। और अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होता है तो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, उनके शेयर्स भी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो ऑयल प्राइस का नीचे रहना ना बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। हमारे ज ओवरऑल पोर्टफ़ोलियो के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑयल प्राइस नीचे रहता है तो रुपया भी मज़बूत रहता है। तो हमारी करेंसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महँगाई दर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ऑयल प्राइसेज़ से आप हो सकते हो आप कहो कि मेरे पास तो बाइक है ही नहीं, कार है ही नहीं, मुझे ऑयल प्राइस से क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बिल्कुल गलत है। आप जो डेली की चीज़ें सामान खरीद रहे हैं, वो भी सारी ऑयल्स वहाँ पे कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ऑयल का पार्टिसिपेशन वहाँ रहता ही रहता है 99% चीज़ों में। तो आप डिपेंडेंट हो हमेशा ऑयल पे, आपके खर्चे हमेशा बढ़ेंगे ऑयल प्राइस बढ़ने पे, भले ही आपके पास चाहे एक साइकिल ही हो। आप कार्स यूज़ करें या ना करें या मोटरसाइकिल यूज़ करें या ना करें, इट डज़न्ट मैटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप ऐसी वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।